अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में वेंडरवॉल फोर्सेस की बात करूं तो वेंडरवॉल फोर्सेस को अलग अलग तरीके से आप लोग क्लासिफाई कर सकते हो। डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हालचाल आप लोगों के, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं यार सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं राहुल डूडी आप सब लोगों का वेलकम करता हूं माइंड मैप सीरीज में। और आज हम लोग इस सीरीज में जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत ही आसान, निहायत ही इजी सा चैप्टर है जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। इससे पहले माइंड मैप सीरीज में हम लोग बात कर चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। ये तीसरा चैप्टर है। अगर आप लोग एक क्विक रिवीजन चाहते हैं इस चैप्टर का तो आप लोग इस सेशन को देख सकते हैं। वो सारे बच्चे जिन्होंने ये वाला चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है या फिर उनको लगता है कि इस चैप्टर में उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनको बिल्कुल नहीं समझ में आती, तो सबसे पहले वो डिटेल वीडियोस देखें। माइंड मैप सीरीज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। एक निहायत ही आसान सा चैप्टर है ये वाला, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ऐसे चैप्टर्स जो हैं उसमें इस चैप्टर का काफी बड़ा रोल होता है। इसमें अगर मैं पहले के कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको पता होने चाहिए, तो वो मोल कॉन्सेप्ट का इसमें थोड़ा बहुत रोल रहता है। इसके अलावा कोई बहुत पहले की चीजें आपको याद रखने की जरूरत इस चैप्टर में नहीं होती। अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट सा चैप्टर है। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग सेशन को करते हैं स्टार्ट। आज हम लोग क्या क्या करने वाले, देखो सबसे पहले मैं इसमें आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वेंडरवॉल फोर्सेस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को गैस लॉज के बारे में बताने वाला हूं, आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस, फिर उसके बाद डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, और सबसे लास्ट में हम लोग गैसेस को लिक्विफाई करना सीखेंगे। आइए जी, तो सबसे पहले अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में वेंडरवॉल फोर्सेस की बात करूं तो वेंडरवॉल फोर्सेस को अलग अलग तरीके से आप लोग क्लासिफाई कर सकते हो। डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, क्या होता है सर, क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं डाइपोल डाइपोल फोर्स। दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है ना, जहां पर H पे पार्शियल पॉजिटिव और Cl पे पार्शियल नेगेटिव है। ये भी एक डाइपोल है और ये भी एक डाइपोल है। इस डाइपोल का नेगेटिव एंड दूसरे डाइपोल के पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसको डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाएगा। ये जो फोर्स होता है ये डाइपोल मोमेंट ऑफ दीज डाइपोल्स है ना, जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, इतना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, आप बोलोगे डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। फिर उसके बाद आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ये किसमें होता है? एक तो होगा पोलर मॉलिक्यूल, यस, और दूसरा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे HCl था, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव है। ये एक पोलर है, मतलब एक डाइपोल है, और इसके पास में आपने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल रख दिया Cl2। नॉन पोलर है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सिमेट्रिक है, लेकिन जब ये वाला डाइपोल इसके नजदीक आता है तो ये नेगेटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। रिपेल करने की वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा और ये वाली जो साइड है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। तो इस तरह से देखो इसमें भी एक डाइपोल इंड्यूस हो चुका है। ये पहले नॉन पोलर था, लेकिन इसकी वजह से इसमें पोलैरिटी आ गई, इसको आपने नाम दे दिया इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इसका पार्शियल नेगेटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आप उसको नाम दोगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो फोर्स है ये इसके डाइपोल मोमेंट पे भी डिपेंड करेगा और साथ साथ इसकी पोलराइजिबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा। पोलराइजिबिलिटी मतलब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितनी आसानी से डिस्टॉर्ट होता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स पे। ये किस पे डिपेंड करता है? देखो, ये सबसे पहले तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, किसी रीजन की वजह से इसमें डाइपोल इंड्यूस हुआ, यस, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इसको नाम दिया, और इसकी वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव जैसे आया, ये क्या करेगा, इसमें भी पोलैरिटी इंड्यूस कर देगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये वाली साइड इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी और ये वाली साइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। तो इसमें डाइपोल इंड्यूस हो गया बिकॉज ऑफ दिस। ये था इंस्टेंटेनियस डाइपोल। किसी रीजन की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो सिमेट्रिक नहीं रहा और इसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो गई, उसको आपने नाम दिया है इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और इस डाइपोल की वजह से इसमें डाइपोल इंड्यूस हो गया, इसको आपने नाम दिया है इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पोलराइजिबिलिटी पर। मतलब इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितनी आसानी से डिस्टॉर्ट होगा, इसमें जितनी जल्दी पोलैरिटी इंड्यूस होगी, आपका ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही बढ़िया होगा ना। इसको आप लंडन फोर्स भी बोलते हो और साथ साथ इसको डिस्पर्शन फोर्स भी कहा जाता है। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, है ना, तो इसको अगर मैं नंबर 1 दे दूं, इसको नंबर 2 दे दूं, इसको नंबर 3 दे दूं, तो अगर आप स्ट्रेंथ की बात करोगे तो 1 2 3 ये स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है।
ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद ये, और सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लंडन फोर्स, जो कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच लगता है। डन, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं गैस लॉस की। जो आपकी गैसेस होती है कुछ सर्टेन लॉस को फॉलो करती हैं, कौन कौन से लॉस हैं वो हमें देखते हैं। और सबसे पहला लॉ इसमें आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल ने क्या कहा? बॉयल ने कहा कि जो प्रेशर होता है किसी भी गैस का वो उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कांस्टेंट होना चाहिए क्या? टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस मतलब गैस के मोल्स कांस्टेंट होने जरूरी है। यस, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो ये बन जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है बोले तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बहुत काम में आता है ये वाला फॉर्मूला, आपको ध्यान में रखना है। डन। ये जो K1 की वैल्यू होती है बेटा, ये कुछ चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे कि टेम्परेचर पे, अमाउंट ऑफ द गैस पे, और यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पे। यहां पर एक चीज ये भी ध्यान रख सकते हो आप लोग कि जो डेंसिटी होती है गैस की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, वहां पर जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज करता है, इसी वजह से जो गैस की डेंसिटी होती है वो भी डिक्रीज करती है। इंसान को सांस लेने में तकलीफ होती है ना, वो थकान जल्दी होती है, उसको आप एल्टीट्यूड सिकनेस भी कहते हो, वो भी इसी का एप्लीकेशन है। अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, बहुत ही आसान से ग्राफ बनते हैं। आप सारे लोग प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ बना सकते हो। यस, प्रेशर और 1/V के बीच ग्राफ बना सकते हो। यस, पीवी और वी के बीच, पीवी और पी के बीच ग्राफ बना सकते हो, पीवी और पी के बीच ग्राफ बना सकते हो। मेरे हिसाब से इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी। देखो, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर और 1/V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है। दीज आर द ग्राफ्स फॉर बॉयल्स लॉ। ठीक है ना, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं करते हैं, आप सब लोगों को पता ही है, क्योंकि ये सीरीज का यूएसपी न्यूमेरिकल्स करवाना नहीं है। उसके लिए आप लोग वन शॉट सेशंस देख सकते हो, जिसमें हम लोगों ने इसके खूब सारे न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं। डन, चलिए फिर आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने क्या कहा? चार्ल्स ने यह कहा कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। लेकिन यहां क्या कांस्टेंट होना जरूरी है? अरे मेरे भाई, कांस्टेंट होना जरूरी है एक तो प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस मतलब गैस के मोल्स। यस, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, कांस्टेंट यूज करोगे, आप ऐसे लिख सकते हो V अपॉन टी इज इक्वल टू K2 बोले तो कांस्टेंट, और V अपॉन टी कांस्टेंट है, इसका मतलब V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब आप लोग न्यूमेरिकल्स करते हो तो ये फॉर्मूला आपको खूब काम में आने वाला है। यहां पर एक और चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, एक और फॉर्मूला होता है। अगर मान लो किसी भी गैस का वॉल्यूम T डिग्री सेल्सियस पे VT है, तो एक रिलेशन होता है VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 273.15, है ना। इस रिलेशन को भी आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ जब आप बनाते हो तो ये वाला रिलेशन भी आपकी खूब हेल्प करता है। यहां पर VT क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस। V0 क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और T डिग्री सेल्सियस है जो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। जब आप ये वाले फॉर्मूले यूज करते हो तो इसमें टेम्परेचर आपको केल्विन में रखना होता है। जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो आपका जो टेम्परेचर आएगा वो किस में आएगा? डिग्री सेल्सियस में आएगा। यहां पर लिखा हुआ भी है T डिग्री सेल्सियस। यस, यहां पर अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो पहला जो ग्राफ बनेगा 1V और T के बीच बनेगा। यस, दूसरा जो ग्राफ बनेगा वो V बाई T और V के बीच बनेगा, और जो तीसरा ग्राफ है V बाई T और T के बीच बना सकते हो आप लोग, है ना। ऐसे ग्राफ बनाने में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना भाई। देखो ना, V और T के बीच ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। यस, अच्छा, अगर मान लो यही ग्राफ आपसे पूछे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच, लेकिन टेम्परेचर आज किस में दे रखा है? डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। किस में दे रखा है? डिग्री सेल्सियस में। देखो ये वाला रिलेशन काम में आएगा, ये वाला रिलेशन काम में आएगा। यहां पर देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, VT इज इक्वल टू V0 प्लस V0 अपॉन 273.15 इंटू T डिग्री सेल्सियस। यस, तो ये देखो वॉल्यूम है आपका Y एक्सिस पे, और ये जो डिग्री सेल्सियस है ये है एक्स एक्सिस से। ये ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी का। y इज इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ इस तरह का होता है। यस, अगर इस ग्राफ को आप पीछे बढ़ाओगे तो यहां पर आके आपका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा 0, और ये वॉल्यूम 0 किस टेम्परेचर पे होगा? वो होगा सर -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप 0 केल्विन या फिर एब्सोल्यूट 0 कहते हो। यस, इसको क्या कहते हो आप लोग? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 0 होता है, उस मिनिमम टेम्परेचर को बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो।
ये जो V और T ग्राफ के कर्व्स हैं बेटा, इनको क्या बोला जाता है? आइसो बार्स बोला जाता है, क्योंकि इसमें आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। यहां पर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो पीवी ग्राफ के जो कर्व्स होते हैं दीज आर नोन एज आइसोथर्म्स। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। चलिए फिर आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो लॉ है वो है गैलुसैक्स लॉ। इसने क्या कहा? इसका ये कहना था कि जो प्रेशर होता है गैस का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोले तो टेम्परेचर इन केल्विन, लेकिन यहां क्या कांस्टेंट रहता है? सर यहां कांस्टेंट रहना चाहिए वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ गैस। यस, अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, कांस्टेंट यूज करोगे, के P अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहां से रिलेशन बनेगा P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ध्यान रखना है ये जो टेम्परेचर है यहां पर किसमें होना जरूरी है साहब? ये होना जरूरी है केल्विन में। ये सारे लोगों को पता ही है। अगर मैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं बेटा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप बनाओगे P और T में, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है। अगर आपसे कोई रिलेशन पूछे, कोई ग्राफ पूछे P अपॉन T और P का, यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब जो T है वो केल्विन में है। अगर कोई आपसे ग्राफ पूछे इस तरह से P अपॉन टी और P का, तब भी आप लोग बोलोगे P अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। यस, यहां पर लिखा ही है P अपॉन टी इज इक्वल टू K3, मतलब कांस्टेंट। मतलब P अपॉन टी ना तो प्रेशर के साथ चेंज होगा और ना ही वो आपका, अच्छा प्रेशर आ गया, यहां टेम्परेचर लिखो ना, फिर ना ही टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। क्लियर है? सो दिस इज गैलुसैक्स लॉ। डन? अच्छा जी, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक और लॉ है जिसका नाम है एवोगैड्रोस लॉ। बहुत आसान चीज है। इसने क्या कहा कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो अमाउंट ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अमाउंट ऑफ द गैस मतलब मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ध्यान रखो, इसके लिए क्या कांस्टेंट होना जरूरी है? टेम्परेचर और प्रेशर गैस का दोनों कांस्टेंट होने जरूरी है, तब जाके जो वॉल्यूम होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू K4 इंटू N, V अपॉन N इज इक्वल टू K4। इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग, V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। खुद सोच के देखो एक चीज आप खुद सोच के देखो। मान लो ये रिलेशन आपके सामने लिखा है, मैं लिख देता हूं V1 और V2 बराबर है। मान लेते हैं दो गैसेस हैं, उनका वॉल्यूम बराबर है। अगर वॉल्यूम बराबर है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होंगे। और नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी गैस के इक्वल होंगे। इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि अगर मान लो दो अलग अलग गैसें हैं जिनका आपने टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा, तो टेम्परेचर प्रेशर सेम है और उनका अगर वॉल्यूम सेम है तो उन गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस इज एवोगैड्रोस लॉ। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? बहुत सिंपल चीज है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एवोगैड्रोस लॉ में ध्यान होनी जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है आइडियल गैस? आइडियल गैस एक ऐसा गैस है जो गैस लॉज को फॉलो करती है हर टेम्परेचर और प्रेशर पे। आप टेम्परेचर और प्रेशर कोई भी ले लो, ये जो गैस होगी ये सारे गैस लॉज को फॉलो करेगी। आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है वो होती है PV इक्वल टू एनआरटी। यस, PV इज इक्वल टू एनआरटी, सारे लोग जानते ही हैं। P यहां पर प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, T आपका टेम्परेचर इन केल्विन है और R जो होता है, R को बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है ये सारी गैसेस के लिए सेम होती है, सेम फॉर ऑल द गैसेस, है ना? गैस कोई सी भी हो, सेम फॉर ऑल द गैसेस। इसकी वैल्यू सारी गैसेस के लिए सेम होगी। और इसकी जो वैल्यू होती है किस पे डिपेंड करती है? वैल्यू डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ, वैल्यू डिपेंड्स ऑन किस पे? डिपेंड्स ऑन यूनिट्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। P, V एंड T, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो यूनिट होगी उस पे डिपेंड करती है R की वैल्यू। कुछ वैल्यूज हैं R की जो आपको ध्यान में रखनी होती है। 0.0821 एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वैल्यू है जो आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। दूसरी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। और तीसरा आएगा 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये तीन वैल्यूज आप लोग याद रखें, इसके अलावा और कोई ज्यादा वैल्यूज की आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है। डन? अच्छा, एक चीज इसने और लिखी है, बहुत ही बढ़िया चीज लिखी है कि ऐसी कोई भी गैस नहीं होती जो कि परफेक्टली आइडियल हो,
है ना। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई भी गैस सारे टेम्परेचर और प्रेशर पे सारे गैस लॉस को फॉलो करे। कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं। कोई भी जो गैस होती है वो आइडियल गैस की तरह तभी बिहेव करेगी, वो आइडियल बिहेवियर तभी शो करेगी जब उसका टेम्परेचर हाई हो और लो प्रेशर हो। अगर प्रेशर कम है मतलब गैस के बीच, गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा मतलब गैस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तब भी पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। तो जब गैसेस के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा तब मैं बोलूंगा कि वो आइडियल बिहेवियर शो करती है। यस। अच्छा, अगर कोई गैस लॉज को फॉलो नहीं कर रही हर टेम्परेचर और प्रेशर पे, है ना, तो उसको हमने नाम दिया है रियल गैस, है ना। तो जो गैसेस होती हैं वो जनरली रियल गैसेस होती हैं, वो गैस लॉस को फॉलो तब तक नहीं करती जब तक कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर की कंडीशंस ना हो। डन, बहुत बढ़िया। एक और चीज है जो न्यूमेरिकल्स में आपके खूब काम आती है, कंबाइंड गैस लॉ। ये क्या होता है, देखो आप लोगों ने लिखा है पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर ये पीवी इक्वल टू एनआरटी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू एनआर। आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, और फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के लिए फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, है ना। अगर आपने गैस का अमाउंट फिक्स कर दिया मतलब क्या हुआ, आपने सर एन की वैल्यू फिक्स कर दी, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिए, तो इसका मतलब ये ऐसा बन गया पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अरे दादा बोलना यार। और अगर पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 एंड दिस इज नोन एज कंबाइंड गैस लॉ, है ना। तो ये गैस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है बहुत काम में आएगा जब आप लोग न्यूमेरिकल्स करोगे। आइडियल गैस के बाद एक छोटी सी चीज और होती है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। निहायत ही आसान चीज है। क्या कहा डाल्टन ने, डाल्टन का ये कहना था, मान लो आपने गैसेस ले रखी है, कंटेनर ले रखा है, इसमें 3 गैसेस ले रखी हैं, A, B और C। लेकिन ध्यान रखना ये तीनों गैसेस कैसी होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए। ये तीनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। तो गैस लॉ, आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि इस कंटेनर में जो टोटल प्रेशर होगा पी टोटल, वो सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा टोटल प्रेशर। ध्यान रहे कंडीशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है कि ये गैसेस आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करनी नहीं चाहिए, है ना। बहुत बढ़िया। अगर कोई आपसे पूछे कि सर ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है ना, तो किसी भी मिक्सचर में से इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसको आप पार्शियल प्रेशर क्या बोलते हो। इस टोटल प्रेशर में से जो गैस ए का प्रेशर है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अगर गैस बी का जो प्रेशर है उसको बोला जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। कैसे निकालते हैं बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल, टोटल प्रेशर, है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का फॉर्मूला बनेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का फॉर्मूला बनेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू पी टोटल। और मोल फ्रैक्शन मेरे हिसाब से सारी दुनिया निकालना जानती है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। और अगर आपका मोल फ्रैक्शन बी निकालना हो तो बी के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। यस दादा, हाँ ना बोलो। और अगर आपको मोल फ्रैक्शन सी का निकालना हो, सी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। डन। अगर आप किसी भी गैस को पानी के ऊपर कलेक्ट करते हो, है ना, वाटर के ऊपर अगर आप गैस को कलेक्ट करते हो तो जो टोटल प्रेशर आता है बेटा, वो टोटल प्रेशर में 2 प्रेशर आता है, एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, है ना। और ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स होता है दिस इज नोन एज एक्वस टेंशन। इसको क्या बोला जाता है, एक्वस टेंशन। तो जब भी अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया हो कि आपकी जो गैस है वो वाटर के ऊपर कलेक्ट की गई है, तो जो गैस का प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन अगर आप माइनस करोगे तब जाके आपको गैस का प्रेशर मिलने वाला है। और एक्वस टेंशन की जो वैल्यू होती है वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। डन, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक बहुत ही आसान सी चीज आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे काफी सारे फॉर्मूले भी बनते हैं, काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, उसका नाम है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सबसे पहला क्वेश्चन, सर ये डिफ्यूजन होता है क्या। हालांकि छोटी क्लासेस से आप लोग डिफ्यूजन पढ़ते आ रहे हो। मान लेते हैं कि आपने कंटेनर ले रखा है, आपने कंटेनर लिया और इस कंटेनर में आपने एक पार्टीशन कर दिया। इस कंटेनर में एक साइड आपने हाइड्रोजन गैस फिल करी है और दूसरी साइड ऑक्सीजन गैस फिल करी है। अब हुआ क्या, आपने क्या किया, इस पार्टीशन को एक साथ हटा दिया, एकदम से पूरा का पूरा पार्टीशन रिमूव कर दिया। तो हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स इधर भागेंगे, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स इधर भागेंगे। आप बोलोगे सर गैसेस आपस में इंटरमिक्स होने लग गई है। यही जो गैसेस की इंटरमिक्सिंग है बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, उसको बोला जाता है डिफ्यूजन। क्या नाम दिया जाता है, डिफ्यूजन।
एक और छोटी सी टर्म होती है जिसका नाम है इफ्यूजन। अगर आपने मान लो पूरा पार्टीशन एक साथ नहीं हटाया और इसमें एक छोटा सा होल कर दिया, अब क्या होगा, इस छोटे से होल के थ्रू गैस के पार्टिकल इधर से इधर की तरफ मूव करेंगे। ये जो स्पेशल केस है, जब आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बहुत छोटा कर दिया है, उस वाले स्पेशल केस को बोला जाता है इफ्यूजन, दैट इज इफ्यूजन। और अगर आपने पूरा पार्टीशन एक साथ हटाया, सारे गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होने लग गए, वो है डिफ्यूजन। अब बात यह आती है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होती है। बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो, किसी भी गैस का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी गैस के कितने मोल्स डिफ्यूज हुए हैं डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। रेट ऑफ डिफ्यूजन मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड इन यूनिट टाइम्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो उस गैस के मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अंडर रूट होता है। ध्यान रखना, सारी दुनिया जानती है ना यार, अगर किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, अगर कोई भारी गैस है तो उसका मूवमेंट स्लो होगा, उसका डिफ्यूजन लेट होगा। मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं, R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 1। ऐसा भी बोला जाता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस भी होता है। यस, और यहां से आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, R1/R2 इज इक्वल टू D2/D1। डन? बताइए, बोलना पड़ेगा। क्या यहां तक चीज क्लियर है? रेट ऑफ डिफ्यूजन, इस पे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन पे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना जरूरी है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अगर मान लो आपको इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस भी इंक्लूड करना है तो ऐसे भी लिख सकते हो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ये भी रेट ऑफ डिफ्यूजन का एक फॉर्मूला होता है। दो अलग अलग गैसेज आपको दे रखी हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है, उनका पार्शियल प्रेशर अलग अलग है, तो आप इस फॉर्मूले को आप उनके जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसको इस तरह से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, और यही वो फॉर्मूले हैं, इनके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन पे बनता है ना। इसी फॉर्मूले से रेट ऑफ डिफ्यूजन के सारे क्वेश्चंस आप लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। डन? ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला है और साथ में ये वाला, इन पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहां पर P क्या है बेटा? P टोटल प्रेशर नहीं है, P है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, है ना। P क्या है यहां पर? गैस का प्रेशर, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। बताओ, डन? बहुत ही बढ़िया। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बाद अगली जो चीज है वो है काइनेटिक थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स। देखो जी, एक इक्वेशन होती है, उसको वो इक्वेशन आपके सामने लिखी है, PV इज इक्वल टू 1/3 mNc²। इसको बोला जाता है काइनेटिक गैस इक्वेशन। यहां पर m क्या है? m है मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, है ना। m क्या है यहां पर बेटा? मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, है ना। यस, m है यहां पर गैस मॉलिक्यूल का मास, और n क्या है? n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। उस गिवन मास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के जितने हैं उसको बोला जाता है n। और ये जो c है वो क्या है? c है सर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। c क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखो, आपको एक चीज पता होनी जरूरी है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके लिए तीन तरह की वेलोसिटी डिफाइन की जाती है। कौन कौन सी? एक है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दूसरी है एवरेज वेलोसिटी, और तीसरी है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, है ना। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। जो बेटा VRMS होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, अंडर रूट 3RT/MW। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है जिसपे क्वेश्चन आता है। अंडर रूट 3 PV/MW भी लिख सकते हो, यस, अंडर रूट 3 P/dB लिख सकते हो, डी यहां पर डेंसिटी है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये वाला है, इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। दूसरा फॉर्मूला आता है एवरेज वेलोसिटी, जिसको मैं V एवरेज से लिखूंगा। जहां पर आपने 3 लिखा है वहां आप 8/π लिख दो, बाकी सारे फॉर्मूले एज इट इज वैसे ही रहेंगे, है ना। जहां 3 लिख रखा है वहां क्या लिख दो? 8/π। तो अंडर रूट 8/π RT/MW क्या बन गया? V एवरेज बन गया। और तीसरा आता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, VMP। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होता है? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी होती है, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है उसको बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। बेटा जहां पर आपने 3 लिखा है वहां 2 लिख दो, 2RT/MW, यस, अंडर रूट 2 PV/MW, अंडर रूट 2P/D, यस। जहां पर आपने
3 लिखा था, वहां पर आप 2 लिख दो, आपको क्या मिल जाएगा? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मिल जाएगा। ये फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद होने जरूरी है। अगर किसी गैस के लिए आप लोग बात करो, है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो Vrms की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद आता है V एवरेज, और सबसे कम वैल्यू होती है किसकी? VMP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की। आप लोग चाहो तो रेशियो भी निकाल सकते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर गैस के लिए। यहां पर 2 फॉर्मूले और हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक आता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। यस, इसका फॉर्मूला होता है दादा 3/2 RT, है ना। और एक आता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल इसका फॉर्मूला होता है 3/2 KT, जहां पर K जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 1.38 इंटू 10⁻23 इसकी वैल्यू होती है। डन। अच्छा, तो यहां से मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? एब्सोल्यूट टेंपरेचर पे डिपेंड करेगी, है ना। ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इसमें जो टेंपरेचर आएगा वो किस में होना जरूरी है? केल्विन में होना जरूरी है। तो आपकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर इन केल्विन। डन। बाकी किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। मान लो 3-4 आपने गैसेस ले रखी हैं, सारी गैसेस का अगर टेंपरेचर सेम है तो उन सब की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। गैस पे डिपेंड नहीं कर रही, किस पे डिपेंड कर रही है? टेंपरेचर पे डिपेंड करती है। क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं और बात करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। ये क्या होता है? ये ग्राफ है, एक प्लॉट है ना। एक ग्राफ है किस किस के बीच? ये ग्राफ है किस किस के बीच? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वेलोसिटी। यस, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का किसके साथ? किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। या फिर आप और क्या लिख सकते हो? आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, वेलोसिटी लिख दो या फिर काइनेटिक एनर्जी लिख दो। ये कैसे बना ग्राफ? ये ग्राफ बना कुछ ऐसा, इस तरह का ग्राफ बना। क्या पता लगता है इस ग्राफ से? इस ग्राफ से ये पता लगता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी काफी कम है वो मॉलिक्यूल्स भी काफी कम है ना। कम वेलोसिटी वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका फ्रैक्शन बहुत कम होता है, और बहुत हाई वेलोसिटी वाले जो मॉलिक्यूल्स है देखो उनका फ्रैक्शन भी काफी कम होता है। जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वेलोसिटी ना तो बहुत कम होती है और ना ही बहुत ज्यादा होती है। यहां पर एक चीज और नोटिस करो, इस ग्राफ का जो मैक्सिमा है ये क्या बता रहा है? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है उसको बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये हाईएस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी है। और अभी मैंने आपको बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होती है उसी को आप लोग VMP या फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हो। डन। अच्छा, एक चीज आपको यह भी पता, अभी मैं आपको फॉर्मूला लिखवा चुका हूं, VMP इज इक्वल टू √2 RT अपॉन MW। तो यहां से आप लोग ये चीज कह सकते हो कि जो VMP होगी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होगा। मैं आपके सामने ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, 2 ग्राफ एक्चुअली, है ना। एक तरफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है और दूसरी तरफ वेलोसिटी है। एक ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है ना, और एक ग्राफ जो है कुछ ऐसा दिया हुआ है। इनमें से एक जो ग्राफ है वो नाइट्रोजन का है और दूसरा जो ग्राफ है वो क्लोरीन का है। आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ग्राफ नाइट्रोजन का है और कौन सा ग्राफ क्लोरीन का है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप लोग बोलोगे सर जो पहला ग्राफ है ये वाला ग्राफ, इस पहले वाले ग्राफ में ये है VMP। सर ये जो दूसरा वाला ग्राफ है उसका ये है VMP। यस, इन दोनों में से इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, किसका? क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। किससे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन से। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है इसका मतलब सर VMP जो होगा वो नाइट्रोजन का ज्यादा होगा VMP ऑफ क्लोरीन से। डन। और नाइट्रोजन का VMP ज्यादा, इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ नाइट्रोजन का है और ये वाला ग्राफ किसका है? क्लोरीन का है। तो इस तरह से आप लोग पता लगा सकते हो। 2 अलग अलग गैसेस के लिए अगर आपको ग्राफ दिया गया हो तो जिस गैसेस का VMP ज्यादा है इसका मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास कम है। आप टेम्परेचर का इफेक्ट भी बता सकते हो, है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आपने गैस तो सेम ही ले रखी है लेकिन आपने गैस का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट ले लिया, है ना। ये वाला टेम्परेचर वाला जो केस है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको थोड़ा ध्यान लगा के दिल लगा के सुनिएगा। मान लो एक ग्राफ दिया है कुछ इस तरह का, दूसरा ग्राफ दिया है आपको कुछ इस तरह का, तीसरा ग्राफ दिया है आपको कुछ इस तरह का। डन। आप लोग एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो सबसे पहला वाला ग्राफ है, यस, जो सबसे पहला वाला ग्राफ है, सुनना मुन्ना, ये जो सबसे पहले वाला ग्राफ है इसका VMP ये रहा, ये जो दूसरा वाला ग्राफ है इसका VMP ये रहा, और ये जो तीसरा वाला ग्राफ है इसका VMP ये रहा, है ना। इस ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग मान लेते हैं
है ना। इस ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर था T1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है T2 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है T3। आपसे क्वेश्चन पूछे T1, T2 और T3 किसकी वैल्यू ज्यादा है, कौन सा वैल्यू हाईएस्ट होगा, तो आप लोग सीधा सा लॉजिक लगा सकते हो कि सर देखो इस वाले ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग, इस वाले ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग जो वीएमपी है वो मैक्सिमम है, और अभी हमने पढ़ा है वीएमपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यस है कि नहीं है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका वीएमपी ज्यादा, और वीएमपी इस वाले ग्राफ के लिए ज्यादा, इसका मतलब जो T3 का वैल्यू होगा वो सबसे ज्यादा होगा। T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। डन। ये इस तरह से आप लोग आइडिया लगा सकते हो। एक चीज आप और भी देखो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो आपका जो ग्राफ है वो फ्लैट होता जा रहा है ना, फ्लैट होता जाएगा आपका ग्राफ। दूसरी चीज एरिया अंडर द कर्व जो है वो हर ग्राफ के लिए सेम रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ता है और कम वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन डिक्रीज करता है। यस, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, है ना, पहचानना कि कौन से ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना होगा, वीएमपी कितना होगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक है, बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक है, और वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इस थ्योरी में कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, कुछ पोस्टुलेट्स लिखे गए हैं जो गैस की नेचर के बारे में बताते हैं। क्या क्या पोस्टुलेट है? सबसे पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि गैस का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। गैस पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में वो बहुत कम स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। इसी वजह से हम लोग ये कह देते हैं कि जो गैस का वॉल्यूम होगा वो कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। डन। दूसरी चीज, अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर लिया है तो गैस पार्टिकल्स के बीच किसी तरह का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं हमेशा कांस्टेंट रैंडम मोशन में रहते हैं, और अगर कोई गैस का पार्टिकल मान लो रैंडम मोशन में है तो वो क्या करेगा, इस वॉल को आके हिट करेगा तो उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया को आप लोग क्या कह देते हो, प्रेशर कह देते हो। डन। गैस पार्टिकल्स की आपस में जो कोलिजन होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब यह है कि कोलिजन में किसी तरह का एनर्जी लॉस नहीं होता। कोलिजन से पहले की टोटल एनर्जी और कोलिजन के बाद की जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा इक्वल रहती है। फिर उसके बाद डिफरेंट पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, डिफरेंट पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी गैस मॉलिक्यूल्स की वो सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसका फॉर्मूला भी आपको लिखवा चुका हूं। ये वो चीजें हैं जो गैस की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है, लेकिन अगर मैं रियल गैसेस के बिहेवियर की बात करूं तो यहां पर कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने बात करी थी कि कोई भी गैस जो होती है वो परफेक्टली आइडियल गैस नहीं होती। गैसेस सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पे आइडियल बिहेवियर शो करती है, उन गैसेस को आप लोग बोलते हो रियल गैसेस। यहां पर आपके सामने देखो ग्राफ बनाया गया है पीवी और पी का। हम लोगों ने अभी ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, क्या है दादा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है फॉर आइडियल गैस। अगर आपकी गैस आइडियल बिहेवियर शो कर रही है तो उस गैस का जो ग्राफ है वो ये आना चाहिए था, उस गैस के लिए जो ग्राफ है वो ये आना चाहिए था, दिस इज द ग्राफ फॉर आइडियल गैस। बट जो एक्सपेरिमेंटली ग्राफ देखे गए वो आपके सामने है कि हीलियम के लिए ये वाला ग्राफ मिला, हाइड्रोजन के लिए ये वाला ग्राफ मिला, CH4 के लिए ये वाला ग्राफ है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ये वाला ग्राफ है। मतलब ये जो गैसेस हैं, ये गैसेस देखो आइडियल बिहेवियर से कुछ डेविएशन शो कर रही है, आइडियल गैस जैसा बिहेवियर शो नहीं कर रही है। कब नहीं कर रही? जब आपका प्रेशर हाई है। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे प्रेशर आप बढ़ाते जा रहे हो, गैसेस का बिहेवियर इस आइडियल बिहेवियर से दूर होता जा रहा है, डेविएट होता जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? जब प्रेशर कम है तो कम प्रेशर पे सारी गैसेस का जो ग्राफ है वो इस आइडियल वाले ग्राफ के लगभग आसपास है ना। और यही चीज हमने लिखी भी थी कि अगर प्रेशर बहुत कम होगा तो जो गैसेस होंगी वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, उसकी तरह ही ग्राफ शो करेगी। वैसे ही आपके सामने देखो, अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाओगे तब भी आप देखोगे कि ये वाला जो ग्राफ है ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है थ्योरेटिकल ग्राफ है। थ्योरेटिकल ग्राफ मतलब जो हमने थ्योरी से बनाया है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया मतलब रियल गैस, थ्योरी से बनाया मतलब आइडियल गैस। इन दोनों ग्राफ में भी देखो डेविएशन दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रेशर कम करते जा रहे हो ये जो डेविएशन है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और प्रेशर एकदम, अगर बहुत कम प्रेशर हो गया,
लो प्रेशर पे आपकी रियल गैस और आइडियल गैस का जो बिहेवियर है वो लगभग सेम है। तो यहां से प्रूव भी हो जाता है क्या कि गैसेस जो होती हैं वो लो प्रेशर पे आइडियल बिहेवियर शो करती है। प्रेशर अगर आपका हाई होगा तो इनके दोनों के ग्राफ में, दोनों के बिहेवियर में डेविएशन आएगा। अब रीजन ये हमें समझना है कि ये डेविएशन का कारण क्या है, डेविएशन आया क्यों। देखो, डेविएशन के पीछे दो पोस्टुलेट हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है। कौन से? सबसे पहला पोस्टुलेट हम लोगों ने लिखा था कि गैस के पार्टिकल्स के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब नहीं होता? जब उनके बीच दूरियां बहुत ज्यादा हो। अगर प्रेशर बहुत कम है इसका मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है इसका मतलब गैस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, और दूर हैं तो उनके बीच किसी तरह का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है। लेकिन अब खुद सोच के देखो, अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम गैस का कम हो गया, गैस के पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आने लगे, और नजदीक आएंगे तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जरूर काम करेगा, है ना। इसका मतलब जो डेविएशन आ रहा है कब आ रहा है? हाई प्रेशर पे आ रहा है, क्योंकि हाई प्रेशर पे गैस के पार्टिकल्स के बीच आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमने तो माना था कि गैस के पार्टिकल्स के बीच किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। वो कब नहीं होता? जब प्रेशर बहुत कम हो, और तभी आपकी गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो गैस के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा, और गैस रियल गैस बिहेवियर शो करती है, आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करती है। पहला पोस्टुलेट था जो कि फॉल्टी पोस्टुलेट था, गलत पोस्टुलेट था। दूसरा कहता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है। ये वाली बात भी तब तक सही है जब तक कि प्रेशर बहुत कम हो। सोच के देखो, आपने प्रेशर बहुत कम ले रखा है ना। यह आपका कंटेनर है ना, इधर समझना, यह आपका कंटेनर है, प्रेशर बहुत कम है, प्रेशर बहुत कम है, इसका मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है ना, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो ज्यादा है, और गैस के पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है, मैंने मान लिया इतना है। यस, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो मान लेता हूं मैं 100 मीटर क्यूब, और गैस के पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है वो है 2 मीटर क्यूब। इस केस में आप लोग 2 मीटर क्यूब को इस 100 मीटर क्यूब के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट करोगे। आप लोग बोलोगे कि जो गैस है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है? 100 मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि जो गैस पार्टिकल्स का वॉल्यूम है ये इस टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। लेकिन अब आप खुद सोचो, आपने क्या किया? प्रेशर बढ़ा दिया। आपने क्या किया? प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ा दिया तो जो वॉल्यूम होगा वो अपने आप ही डिक्रीज कर जाएगा, और आज जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो हो गया काफी कम। कितना हो गया? मान लेते हैं जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो है 10 मीटर क्यूब, और जो गैस पार्टिकल्स का वॉल्यूम है वो है 2 मीटर क्यूब। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आज 2 मीटर क्यूब को इस 10 मीटर क्यूब के कंपैरिजन में आप लोग नेग्लेक्ट कर सकते हो क्या? आप लोग बोलोगे सर नहीं कर सकते, है ना। आज 2 मीटर क्यूब 10 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं है। कब नहीं है? जब प्रेशर हाई था। यस, तो ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये पोस्टुलेट्स तभी एप्लीकेबल है जब वॉल्यूम प्रेशर कम है। हाई प्रेशर पे पोस्टुलेट एप्लीकेबल नहीं है, और हाई प्रेशर पे ही आपकी जो रियल गैस होती है, आइडियल बिहेवियर होता है, वो शो नहीं करती, वो डेविएशन शो करती है। डन, बहुत बढ़िया। तो अब अगर मान लो PV इज इक्वल टू एनआरटी, हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन लिखी है। आप लोग बोलोगे सर ऐसी कोई इक्वेशन होनी चाहिए जिसको कि आपकी रियल गैस भी फॉलो करती हो। बिल्कुल होनी चाहिए। रियल गैस किस इक्वेशन को फॉलो करेगी? उसको वैंडरवॉल इक्वेशन बोला जाता है। लेकिन वो इक्वेशन कहां से मिलेगी? वो इक्वेशन मिलेगी आपको प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन करने से, है ना। आप लोग बोलोगे सर आइडियल गैस का जो प्रेशर होता है, आप लोग एक रिलेशन लिखोगे कि जो रियल गैस का प्रेशर होगा उसमें n² A/V² अगर आपने ऐड कर दिया तो आपको आइडियल गैस का प्रेशर मिल जाएगा। यह है प्रेशर में करेक्शन। दिस n² A/V², इसको बोला जाता है करेक्शन टर्म। क्या बोला जाता है इसको? करेक्शन टर्म बोला जाता है। आप लोग बोलोगे सर ये A क्या है? दादा A जो है वो है वैंडरवॉल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है? इसकी वैल्यू जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यस, जिस गैस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगे, जिस गैस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, उस गैस के लिए A का वैल्यू ज्यादा होगा। यस, तो यह है एक रिलेशन। आप रियल गैस के प्रेशर में n² A/V² ऐड करोगे तो आपको आइडियल गैस का प्रेशर मिलने वाला है। अच्छा, वैसे ही एक और करेक्शन आपको करना पड़ेगा, और वो है वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम में क्या करेक्शन होगा? V
इज इक्वल टू V माइनस एन बी। यहां पर सर ये कौन सा V है, तो ये है वो कंटेनर का वॉल्यूम। यस जो गैस का वॉल्यूम होगा वो इस कंटेनर के वॉल्यूम से कम होगा। देखो यहां पर जैसे मैंने लिखा है, कंटेनर का वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब, गैस का वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जो गैस है कितने वॉल्यूम में मूव कर सकती है, कितने वॉल्यूम में हाई पैर मार सकती है, आप लोग बोलोगे सर 10 मीटर क्यूब में से 2 हटा दो, 8 मीटर क्यूब वॉल्यूम में आपकी गैस मूव कर सकती है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो ऑक्यूपाई कर रही है, जो जिस वॉल्यूम में आपकी गैस मूव कर रही है वो कितना हो गया, 8 हो गया। 10 माइनस कुछ समथिंग, इसी वजह से 10 माइनस कुछ समथिंग, हमें कंटेनर के वॉल्यूम में से कुछ वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, तब जाके वो वॉल्यूम मिलेगा जिसमें आपकी जो गैस होगी वो मूव करेगी। यहां पर जो बी है उस बी को बोला जाता है वैंडरवॉल कांस्टेंट। यस बी का क्या नाम है, वैंडरवॉल कांस्टेंट। और बी की जो वैल्यू है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज। जिस गैस के मॉलिक्यूल की साइज बड़ी होगी उस गैस के लिए बी का वैल्यू ज्यादा होगा। डन। और ये जो एनबी है माइनस एनबी, ये है वॉल्यूम में करेक्शन टर्म, ये है वॉल्यूम में करेक्शन टर्म। डन। ये है वॉल्यूम में करेक्शन टर्म। और एक और टर्म होती है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, कुछ जगह पर ये भी लिखा होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, मतलब कौन सा वॉल्यूम आपने हटा दिया, आपने कितना वॉल्यूम हटाया है, एनबी वॉल्यूम हटाया है, तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज एनबी। ठीक है, ऑल राइट। और ये जो बी की वैल्यू होती है ना, आप ये भी ध्यान में रख सकते हो कि जो बी की वैल्यू होती है 4 टाइम्स ऑफ वीएम होती है। वीएम है मोलर वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो 1 मोल ऑफ गैस के वॉल्यूम का 4 गुना होता है किसका वैल्यू, बी का वैल्यू। जिस गैस के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे उस गैस की ए की वैल्यू ज्यादा, और जिस गैस का मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा उस गैस के लिए बी का वैल्यू हाई होगा। ये चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। और यहीं से आपका फॉर्मूला बन जाता है P प्लस, एक इक्वेशन बन जाती है P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। और ये वाली जो इक्वेशन होती है, दिस इक्वेशन इज नॉन एज वैंडरवॉल इक्वेशन, या फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस। आपकी जो रियल गैसेज होती हैं वो इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, आइडियल गैसेज जो होती हैं वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यस, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एक और छोटी सी टर्म है जिसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हम लोगों ने अभी बात करी कि जो आपकी रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करती हैं। अब कोई भी गैस रियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएशन शो करेगी, इसको मापने के लिए, इसके मेजरमेंट के लिए कुछ होना चाहिए ना। वो कुछ क्या है, वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। Z क्या बताता है, Z आपको बताता है एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। ये जो Z का वैल्यू होता है वो होता है पीवी अपॉन एनआरटी। Z इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी। अब तुम मुझे बता दो आइडियल गैस के लिए Z का वैल्यू कितना होगा, जल्दी बोलो। फॉर आइडियल गैस जो Z का वैल्यू होगा, आइडियल गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है और पीवी अपॉन एनआरटी 1 बन जाएगा। तो आइडियल गैस का जो Z होगा वो 1 होता है हमेशा। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं Z और प्रेशर के बीच, Z और प्रेशर के बीच, तो आप खुद सोच के देखो, अगर आपकी गैस आइडियल बिहेवियर शो कर रही है तो Z का वैल्यू हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो ये रहा 1, ये है आपका आइडियल गैस का ग्राफ। लेकिन आप देखो यहां पर बहुत सारी गैसेस का ग्राफ बना रखा है, जो हर गैस है उसका ग्राफ इस आइडियल गैस के ग्राफ से या तो ऊपर है या फिर नीचे है। कहने का मतलब यह है कि ये जो सारी गैसेस हैं ये इस आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो कर रही है। और आप खुद सोच के देखो ये डेविएशन ज्यादा होता जा रहा है जैसे जैसे प्रेशर को आप बढ़ाते जा रहे हो, है ना। इन दोनों ग्राफ में डिफरेंस आता जा रहा है। जिनके लिए Z का वैल्यू लेस देन 1 है, ऐसा बोला जाता है वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है, और जिन गैसेस का Z ग्रेटर देन 1 है आप लोग बोलोगे वो पॉजिटिव डेविएशन शो करती है ना। ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इस तरह से नाम दिया जाता है। देखो Z का वैल्यू 1 जो है वो हम लोगों ने बात करी ली कि वो आइडियल गैस के लिए होगा, है ना। फॉर आइडियल गैस प्रेशर चाहे कुछ भी हो, एट ऑल प्रेशर, चाहे कोई भी प्रेशर हो, है ना, अगर प्रेशर कोई भी हो तो Z हमेशा 1 रहेगा किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। अगर आपके Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 की मैं बात करूं, Z ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब एट हाई प्रेशर, जब आपका प्रेशर बहुत हाई है तब जाके Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। आप लोग चेक भी कर सकते हो, जब Z का प्रेशर आप बढ़ाते जा रहे हो ना, प्रेशर हाई प्रेशर पे Z का वैल्यू 1 से ऊपर जाता जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली हाई प्रेशर जब आप लोग लगाते हो, देखो
जब आप लोगों ने गैस के पार्टिकल्स के गैस पे प्रेशर लगाना स्टार्ट किया, प्रेशर लगाना स्टार्ट करोगे तो वॉल्यूम कम होने लगेगा, गैस के पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आएंगे, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा, वॉल्यूम कम होने लगेगा। एक टाइम तक कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा। एक दिन ऐसा आएगा अगर आप प्रेशर और ज्यादा बढ़ाओगे तो अब अट्रैक्शन नहीं लगेगा, गैस के पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे और रिपल्शन की वजह से वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, पीवी का मल्टीप्लीकेशन एनआरटी से ज्यादा हो जाएगा, जेड का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा। तो ये वैल्यू कब होगी? हाई प्रेशर पे, और हाई प्रेशर पे रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अभी जो मैंने चीज बोली कि z का वैल्यू लेस देन 1 होगा, z का वैल्यू लेस देन 1 कब है? जब प्रेशर कम है ना। एट लो प्रेशर बोल दो, या फिर कुछ जगह पर इसको इंटरमीडिएट प्रेशर भी लिखा होता है। जब प्रेशर ना तो बहुत कम हो और ना बहुत ज्यादा हो, उस केस में आपका जो z का वैल्यू होगा वो लेस देन 1 आएगा। और z का वैल्यू लेस देन 1 आने का मतलब यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेटिंग है। कौन से फोर्सेस? अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेटिंग है। डन। और इस केस में गैस को कंप्रेस करना सबसे आसान है। ऑब्वियस है ना, गैस को अगर कंप्रेस करना है, गैस पार्टिकल को नजदीक लाना है, वो कब आसानी से नजदीक आएंगे? जब उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना ज्यादा होगा। तो इस केस में गैस को कंप्रेस करना सबसे इजी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस केस में गैस को कंप्रेस करना सबसे आसान होगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लिख के आना है। डन, बहुत बढ़िया। एक और टर्म होती है जिसका नाम है बॉयल टेम्परेचर या फिर बॉयल पॉइंट। क्या होता है बॉयल टेम्परेचर? बॉयल टेम्परेचर बेटा वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आपकी जो रियल गैस होती है वो आइडियल गैस लॉस को फॉलो करती है या फिर आइडियल बिहेवियर शो करती है। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, उस टेम्परेचर को बोला जाता है बॉयल टेम्परेचर, टीबी। इसका फॉर्मूला होता है A/RB। किसी भी गैस के लिए बॉयल टेम्परेचर अगर आपको निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, A/RB। A और B यहां पर वेंडर वॉल कांस्टेंट है, और R जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन है, यूनिवर्सल आइडियल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। डन। इसकी वैल्यू मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक की बात करते हैं और गैस को लिक्विफाई करने की कोशिश करेंगे। देखो जी, गैस को यहां पर एक ग्राफ आपके सामने दिया गया है। ये वो ग्राफ है जो आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, वहीं से मैं ग्राफ लेके आया हूं। ये CO2 के लिए ग्राफ आपके एनसीईआरटी में बनाया गया है। आपने क्या किया? CO2 गैस का प्रेशर और वॉल्यूम पे ग्राफ बनाते जा रहे हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। सबसे पहले आपने टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस लिया, आपको P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम मिला। जो गैस का CO2 था उसका नेचर मिला गैसियस। आपने टेम्परेचर को थोड़ा और कम किया, 31.1 किया, तब भी गैस लिक्विफाई नहीं हुई। उसका जो ग्राफ है आज भी वैसा ही होना चाहिए जैसा कि एक गैस का होता है। लेकिन आपने प्रेशर टेम्परेचर को और कम किया, और कम करके कितना ला दिया? 30.98 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों ने देखा कि जो CO2 है, जो CO2 गैस थी, वो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहली बार लिक्विफाई हुई है। यस, पहली बार लिक्विफाई हुई है। तो ये जो टेम्परेचर है 30.98 डिग्री सेल्सियस, ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पे कोई भी गैस लिक्विफाई की जा सकती है। अगर आप इससे ज्यादा टेम्परेचर की बात करोगे तो आप प्रेशर कुछ भी लगा दो, कभी भी आपकी गैस लिक्विफाई नहीं होगी। तो वो जो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे किसी भी गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है बेटा, उस मैक्सिमम टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है। और क्रिटिकल टेम्परेचर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 8A/27RB। A और B जो है वो वही है आपके अभी थोड़ी देर पहले बताया था वेंडर वॉल कांस्टेंट्स, और R जो है वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। डन। अच्छा, अब इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो मिनिमम प्रेशर जो आपको लगाना पड़ेगा किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए, भाई टेम्परेचर तो है क्रिटिकल टेम्परेचर, लेकिन गैस को लिक्विफाई करना है तब आपको प्रेशर भी तो लगाना पड़ेगा ना। भाई गैस लिक्विफाई कब होती है? जब आप उस पर हाई प्रेशर अप्लाई करते हो, है ना, और टेम्परेचर उसका कम लेते हो, तब गैस को लिक्विफाई करना आसान होता है ना। तो आपने क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो मिनिमम प्रेशर, जब गैस पहली बार लिक्विफाई हुई है, देखो इस पॉइंट पे आके गैस पहली बार लिक्विफाई हुई है, तो उस प्रेशर को बोला जाएगा क्रिटिकल प्रेशर। उस क्रिटिकल प्रेशर PC, इसका फॉर्मूला होता है A/27B²। क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर पे किसी भी गैस का 1 मोल, किसी भी गैस का 1 मोल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उस वॉल्यूम को बोला जाता है क्रिटिकल वॉल्यूम, और उसका फॉर्मूला होता है VC = 3B।
ये फॉर्मूले हैं, आप लोग इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट याद रख सकते हो। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, डन। तो ये आपका मोटा मोटा चैप्टर था। ये अच्छा, अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो आप लोग क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ZC ये भी निकाल सकते हो। ये क्या होता है, पीवीसी अपॉन एनआरटी होता है ना, पीवी अपॉन एनआरटी N1 ले लो, पीवी अपॉन एनआरटी पीसी वीसी अपॉन आरटीसी, है ना, पीसी वीसी अपॉन आरटीसी। आपके सामने सारी वैल्यूज हैं, आप लोग पुट कीजिएगा, आपको क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी, जो लगभग, जो मेरे हिसाब से 3.8 आएगा। डन, क्लियर है। तो ये था दादा मोटा मोटा चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने गैसियस स्टेट को से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, वो एक साथ देखे हैं। और जाते जाते मैं फिर बोल देता हूं कि ये तभी आप लोग रिलेट कर पाए होंगे जब आप लोगों ने ये चैप्टर बड़े आराम से अच्छे से एक बार पढ़ रखा होगा, और आप लोग सिर्फ फास्ट एक क्विक रिवीजन चाहते हो, आप फॉर्मूला ध्यान रखना चाहते हो, चैप्टर का सीक्वेंस समझना चाहते हो, तब आप लोग इस वाले सेशन को देखोगे। डन। इसके अलावा इसमें लिक्विड स्टेट भी है, जो इस चैप्टर में हम लोग नहीं देख रहे हैं। उसको या तो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, जैसे विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, या फिर वेपर प्रेशर एक टर्म आती है, उसको हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, नया चैप्टर जिसका नाम होगा थर्मोडायनेमिक्स। तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर, टाटा, बाय, लव यू ऑल।